दोस्तों, एक खबर तो आप जान ही गए होंगे कि इंडियन नेवी के लिए भी अब राफेल एम का एक बैच ऑर्डर कर दिया गया है। लेकिन भारत के लिए राफेल की चॉइस इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट भी नेवी को ऑफर किया गया था। पर आखिर नेवी ने राफेल को ही क्यों चुना? दोनों एयरक्राफ्ट्स में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या ये चॉइस सही है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले साल भारत ने अपना पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लॉन्च किया था और तभी से ये सोचा जा रहा था कि इसमें किस एयरक्राफ्ट को रखा जाएगा। यहाँ पर काफी ऑप्शंस के बाद दो मेन कंटेंडर्स सामने आए, जो थे राफेल और सुपर हॉर्नेट। मई 2019 में 8 इंडियन नेवी MiG-29 KS और 8 राफेल एम एयरक्राफ्ट्स के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, जिसे वरुण कहते हैं, और ये नेवल वॉर गेम कर्नाटक में चल रही थी। इसने इंडियन नेवी को अपनी फ्लॉलेस मैनोवरिंग से काफी इंप्रेस किया था। इसी तरह 2020 के अंत में बोइंग ने भी अपने F-18 सुपर हॉर्नेट्स की कैपेसिटी नेवी को US में दिखाई थी। इसके बाद दोस्तों 2022 में दोनों को ही ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन टेस्ट के लिए बुलाया गया था, जो कि गोवा में हुआ। यहाँ पर काफी ज्यादा टेस्टिंग के बाद दोनों ही कंपनीज ने कहा था कि वो नेवी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में कामयाब रही हैं। तो फिर आखिर राफेल को ही क्यों चुना गया? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सुपर हॉर्नेट कॉम्बैट में अपनी एफिशिएंसी प्रूव कर चुका है। वो ज्यादा तरह के वेपन्स ले जा सकता है और साथ ही इसके विंग्स फोल्ड हो जाते हैं, जिस वजह से ये स्पेस कम लेगा और एक एयरक्राफ्ट कैरियर में राफेल के मुकाबले आप ज्यादा सुपर हॉर्नेट्स ले जा सकते हैं। सुपर हॉर्नेट्स के पक्ष में दलील ये भी है दोस्तों कि इसके पैसिव ट्रैकिंग सिस्टम्स की रेंज राफेल से काफी अच्छी है और साथ ही एक बार में ज्यादा वेपन्स भी कैरी कर सकता है। अगर आप प्राइस की भी बात करो तो जहां एक राफेल हमें 780 करोड़ रुपए का पड़ेगा और एक सुपर हॉर्नेट भारत को 580 करोड़ में मिल जाता है। अगर हम इस डील को देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखा गया है, जिसमें से सबसे जरूरी है कंटिन्यूटी और इंटेरोपरेबिलिटी। हम ये जानते हैं दोस्तों अब कि हमारी एयरफोर्स के पास पहले से ही राफेल्स के 2 स्क्वाड्रन्स हैं, इसलिए उनके स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए जो सप्लाई लाइन स्टैब्लिश करनी थी वो सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। इसके साथ साथ राफेल को लेकर जो रेलेवेंट ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो भी इंडियन एयरफोर्स के पास है, जिस वजह से हमें अलग से फ्रांस से एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाना पड़ेगा। इसलिए इसका सबसे पहला फायदा तो यही हुआ कि जो आगे की झंझट थी वो खत्म हो गई है। और सुपर हॉर्नेट के लिए नई सप्लाई लाइन स्टैब्लिश करते तो जनता का पैसा भी खर्च ज्यादा होता, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट से दोगुना पैसा उसकी लाइफ टाइम मेंटेनेंस में लगाना पड़ता है। और क्योंकि राफेल की मेंटेनेंस का हमें अंदाजा है, इसलिए हमने कॉस्ट को काफी कम किया है। राफेल के साथ एक फायदा ये भी था दोस्तों कि इसमें इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स थे, जैसे कि इसकी ऑप्टिकल सूट को बेहतर किया गया है और साथ ही इसमें न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबिलिटी भी ऐड की गई है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हमारी नेवी के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है, जिसकी नेवी भारत से कई गुना ज्यादा एडवांस है और वेसल के मामले में आज वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। चीन के पास इस समय जो एयरक्राफ्ट्स है सुखोई 30 के ही डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन चीन ने इसमें काफी डेवलपमेंट्स की हैं और भारत के मिक्स इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि दोनों ही एयरक्राफ्ट्स सोवियत ओरिजिन के हैं। लेकिन अगर चीन के सामने एक बेहतर और एडवांस्ड वेस्टर्न फाइटर लाया जाए तो हमारी नेवी को एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि अब नेवी को ये एबिलिटी देती है कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ही पावर प्रोजेक्शन के साथ लॉन्ग रेंज एयर टू एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स लॉन्च की जा सके। और दोस्तों, सुपर हॉर्नेट से डील ना हो पाने का एक बड़ा कारण यह भी था कि अमेरिका ने सुपर हॉर्नेट को न्यूक्लियर कैपेबल बनाने की इजाजत नहीं दी थी, जबकि फ्रांस को इससे कोई परेशानी नहीं थी। राफेल की एक और चीज जो आगे रखती है उसे, वो ये है कि उसकी सुपर क्रूज एबिलिटी, जिसका आसान भाषा में यह अर्थ है कि राफेल साउंड की स्पीड को क्रॉस करता हुआ भी कम फ्यूल खर्च करता है, जिस वजह से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और तेज है, जबकि सुपर हॉर्नेट में ऐसी सुपर क्रूज एबिलिटी नहीं है। राफेल एम की जगह पर कॉम्बैट रेंज वेपन्स के साथ थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। वहीं ड्रॉप टैंक्स के साथ इसकी कॉम्बैट रेंज सुपर हॉर्नेट से ज्यादा है, जबकि सुपर हॉर्नेट को क्योंकि ज्यादा वेपन्स की वजह से ड्रॉप ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए वो भी पूरी सिचुएशन को काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। राफेल एम इस समय मीका और मीटियोर जैसे मिसाइल सिस्टम्स ले जाने में कैपेबल है, जबकि सुपर हॉर्नेट इस समय AIM-120, AMRAAM के सभी वेरिएंट्स, FAMRAAM और AIM-9X जैसे वेपन सिस्टम्स को अपने साथ कैरी करता है। डेटा लिंकिंग और डेटा फ्यूजन की बात करें दोस्तों तो वहां भी दोनों की कैपेबिलिटीज भी एक जैसी हैं। अब आते हैं राफेल के साथ की कुछ कमियों पर। जैसे कि हमने आपको बताया कि राफेल के विंग्स फोल्ड नहीं होते हैं, इसलिए वो ज्यादा स्पेस लेता है और इसके साथ साथ राफेल काफी हैवी भी है। इस समय हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में 40,000 टन की लिमिट है, जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता।
इन दोनों ही वजहों से आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर में ज्यादा राफेल्स नहीं रख पाएंगे। इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि राफेल के पास लॉन्ग डिस्टेंस पर भी एनिमी को हिट करने के लिए कैपेबल बनाया गया है, इसलिए इसे दूसरी तरह से शायद बैलेंस किया जाए। इसके साथ एक दूसरा क्रिटिसिज्म जो आया है वो इंडिया टुडे की वेबसाइट पर अभिजीत अय्यर मित्र का लेख है, जिसमें इस पर बात की गई है कि भारत ने 26 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर क्यों दिया। उन्होंने कहा है कि अगर हम जानते हैं कि राफेल हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है तो क्यों नहीं हमने एक साथ 180 से 200 एयरक्राफ्ट मंगवा लिए। इससे एक एडवांटेज तो ये होता कि कितने बड़े ऑर्डर पर न सिर्फ आपको डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन साथ ही आप इसे अपने हिसाब से रीडिजाइन भी करवा सकते थे। इसके साथ साथ इतने बड़े ऑर्डर का मतलब था कि ये ऑर्डर फ्रेंच मिलिट्री से भी बड़ा हो जाता, जिस वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी आप शुरू कर सकते थे। और जिस तरह से हमें यूएस से जेट इंजन टेक्नोलॉजी मिली है, उसी तरह हम राफेल की प्रोडक्शन में भी अपनी हिस्सेदारी शुरू कर सकते थे। यहाँ पर यह भी कहना होगा दोस्तों कि शायद भारत को किसी तरह के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उम्मीद आने वाले समय में हो, क्योंकि अगर हम राफेल और सुपर हॉर्नेट दोनों को देखेंगे तो इनके बीच कुछ और भी फर्क है जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो राफेल वो जहाज है जो फ्रेंच मिलिट्री खुद कम से कम अगले 10 सालों तक इस्तेमाल करने वाली है, जबकि सुपर हॉर्नेट को यूएस मिलिट्री ने यूज करना बंद कर दिया है। इसके साथ साथ राफेल को लेकर एक तरह से हमने अपनी नेवी को ज्यादा फ्रीडम भी दी है, क्योंकि यूएस के हथियार हमेशा किसी न किसी कंडीशन के साथ ही आते हैं और यूएस को ये आदत है कि वो दूसरे देशों को ये बताती फिरे कि कौन सा अमेरिकन वेपन आपने कब इस्तेमाल करना है। राफेल के साथ ऐसी कोई बंदिश नहीं है और इसके किसी भी तरह के यूज से दोनों ही देशों की पॉलिटिक्स और आपसी रिश्तों में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सुपर हॉर्नेट की बात करें तो इसमें जो जेट इंजन हमें मिल रहा है ये वही जीई का F414 इंजन था जो अब भारत खुद ही बनाने वाला है। अब यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर सुपर हॉर्नेट ले लेते तो इंजन की मेंटेनेंस तो इससे आसान हो जाती, लेकिन दूसरी तरफ पॉइंट ये था कि भारत ऑलरेडी इस इंजन को अपने तेजस मार्क 2 में फिट कर रहा है और अगर हमें यही इंजन चाहिए होता तो हम खुद ही शायद एक मैरीटाइम एयरक्राफ्ट बना लेते। तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 इंडिया की बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का जबरदस्त उदाहरण है और क्योंकि भारत का टारगेट 2025 तक 5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स तक पहुंचना है, इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें दुनिया भर में एक सेलर की तरह पोजीशन करेंगे। यही वजह है दोस्तों कि राफेल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी डील का मौका खो जाने से सभी लोग उतने खुश नहीं है। और यहाँ पर आप सरकार का पॉइंट समझ तो सकते ही हैं कि वो अपने ऑप्शन खुले रखना चाह रहे थे, जिससे वो एक ही सेलर या एक ही मॉडल पर लॉक ना हो जाएं। पर साथ ही हमें ये उम्मीद भी करते हैं कि अथॉरिटीज जब लॉन्ग टर्म विजन लेकर उस पर कमिट करती है तो कई चीजें जो इम्पॉसिबल लग रही होती हैं वो भी आसान हो जाती हैं। पर अब चॉइस आपके हाथ में है। आप हमें ये लिखकर बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा जेट ज्यादा पसंद आया। क्या वो तेज स्पीड और बेहतर मैनोवरिंग वाला राफेल है या फिर ज्यादा वेपन्स कैरी करने वाला सुपर हॉर्नेट। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।